बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 5 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर हमारा 4 है, वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मोस्टली प्रोबेबली यही होता है कि वेरिएबल ग्रोथ रेट का ही क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो ये भी एक सिंपल सा स्टेटमेंट, बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन वेरिएबल ग्रोथ रेट मॉडल के ऊपर है ये क्वेश्चन। तो इसको हम स्टडी करते हैं, इसको डाटा इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो डेल्फी प्रोडक्ट्स कॉरपोरेशन करंटली पेज डिविडेंड ऑफ $2। करंटली मीन कि ये डी नॉट है जो करंटली अभी पे हुआ है, तो वो कितना है $2। एंड दिस डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ 15% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द 3 years। ठीक है, यानी कि पहले जो 3 साल हैं उसमें ग्रोथ रेट कितनी है 15% एंड देन एट अ 10%। उसके बाद अगले 3 साल के लिए 10% है, और आफ्टर विच उसके बाद एक्सपेक्टेड टू ग्रो 5% फॉर एवर, यानी कि उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। व्हाट वैल्यू वुड यू प्लेस स्टॉक इफ द 18% रेट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी के जिसको हम कहते हैं वो कितना है 18%। तो सबसे पहले हमने डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो डी नॉट गिवन है वो लिख लेंगे सबसे पहले, उसकी वैल्यू है $2। उसके बाद डाटा को इसको लिखने का तरीका यार कि इधर से ईयर लिखें, इधर से ग्रोथ लिखें। ठीक है, तो फर्स्ट 3 years में ग्रोथ कितनी है 15%, तो 1 to 3 years growth is equal to 15%, and next 3 year growth is 10%. It means 4 to 6 years growth is 10%, and after that 5% forever। 5% forever या constant। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जहां तक हमारे पास कांस्टेंट से पहले पहले जितना भी होता है हम उसके डिविडेंड निकालते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, उतने साल का हमारे पास डिविडेंड होना चाहिए। उसके बाद हम उसको सिंपल, जैसे कि फ्यूचर वैल्यू, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने पढ़ा था, उसको डिस्काउंट बैक करते हैं। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ इक्विटी कितना है, वो है हमारे पास 18%। अब सबसे पहले हमें डिविडेंड्स की जरूरत होगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है डी नॉट है, और ये जब वेरिएबल ग्रोथ मॉडल हो तो जिस ईयर तक वो कांस्टेंट होता है वहां तक हमने डिविडेंड को फाइंड करना होता है। ठीक है, अब इसका मतलब कि हमारे पास 7 डिविडेंड होने चाहिए, D7 डिविडेंड होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने डिविडेंड फाइंड करने हैं, D1 D2 D3, यानी कि जो कैश फ्लो हमारे पास आएंगे। तो D1 सबसे पहले फाइंड करेंगे। D1 फाइंड करने का फॉर्मूला है D नॉट इंटू 1 प्लस G। ठीक है, तो D नॉट है 2 इंटू 1 प्लस, अब देखिए ग्रोथ रेट जिस तरह से हो उसी तरह से करना है। पहले 3 साल में ग्रोथ कितनी है 15% लगेगी, तो 0.15, तो ये वैल्यू हो जाएगी $2.3। तो D2 कैसे फाइंड करेंगे, D1 इंटू 1 प्लस जी, तो D1 की वैल्यू है 2.3। ठीक है, अब राउंडिंग की वजह से ना डिफरेंस हो सकता है, कोई 2 डिजिट्स लेते हैं, कोई 3 डिजिट्स लेते हैं, तो ऐसे परेशान नहीं होना। तो दूसरे साल का भी ग्रोथ रेट 15% है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.66। फिर D3 को फाइंड करेंगे। D3 फाइंड करने के लिए D2 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, तो D2 है हमारे पास 2.66 इंटू 1 प्लस 0.15, तो ये वैल्यू हो जाएगी $3.06। ठीक है, अब देखिए चौथे साल में आके ग्रोथ कितनी हो गई अब 10%, तो अब हमने भी आगे 10% के साथ डिविडेंड को ग्रो करना है। तो D4 इज इक्वल टू D3 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, तो D3 की वैल्यू है 3.06 इज इक्वल टू इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0.10। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास $3.37।
तो D5 फाइंड करने के लिए हमारे पास D4 होना चाहिए, D4 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। तो D4 है हमारे पास 3.37 इंटू 1 प्लस 0.10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो $3.71 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद D6 को फाइंड करते हैं। D6 इज इक्वल टू D5 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। तो ये हमारे पास D5 3.71 इंटू 1 प्लस 0.10 इज इक्वल टू ये जगह 4.08। उसके बाद लास्ट हमने D7 फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला होगा D6 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, तो 4.08। अब देखें 7वें साल में ग्रोथ जो हो गई थी वो कांस्टेंट हो गई थी, तो 7वें साल में कितनी ग्रोथ है 5%, तो हमने उसको 5% से ही करना है, तो 0.05, तो ये वैल्यू हो जाएगी $4.28। इस तरह से हमने डिविडेंड फाइंड करना है। उसके बाद सिंपल हमने वेरिएबल ग्रोथ का मॉडल लगाना है। ठीक है, जहां तक हमारे पास वेरिएबल है वहां तक सिंपल वेरिएबल का फार्मूला लगाना है, उसके बाद हमारे कांस्टेंट वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो इसको आप टेबल से भी कर सकते हैं, फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो वैल्यू पूछा है या प्राइस पूछी है, जो भी है आप उसको उसी से डिनोट करेंगे। तो टू डे वैल्यू सबसे पहले D1 इज इक्वल टू 1 प्लस KE की पावर 1 प्लस D2 1 प्लस KE की पावर 2 प्लस D3 इंटू 1 प्लस KE की पावर 3 प्लस D4 इंटू 1 प्लस KE की पावर 4। ठीक है, जितने भी कैश फ्लो आपको फ्यूचर में मिलेंगे हमने उस सबको डिस्काउंट बैक करना है। D5 इज इक्वल टू 1 प्लस KE की पावर 5 प्लस D6 इज इक्वल टू 1 प्लस KE की पावर 6। ठीक है, अब यहां तक था वेरिएबल। उसके बाद क्या करना है, हमने कांस्टेंट करना है। तो कांस्टेंट का फार्मूला क्या होगा, D7 डिवाइडेड बाई KE माइनस G। ठीक है, अब इस तरह से सिर्फ आपने पहले पढ़ा होगा कि कांस्टेंट जो ग्रोथ मॉडल होता है वो हम कैसे लिखते हैं, D1 ओवर KE माइनस G। ठीक है, अब ये D1 था, लेकिन यहां पे क्या है हमारे पास D7। ठीक है, अब D1 होता था तो हमारे पास क्या आती थी P0, यानी कि एक साल आगे था उसको हम डिस्काउंट बैक करते थे। ठीक है, तो D7 है अगर यहां पे KE माइनस G, तो हम इसको डिस्काउंट बैक कितने 6 साल बैक करेंगे तो हमारे पास इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी डिस्काउंट बैक करना है। ये 1 ओवर 1 प्लस KE की पावर 6 जो है ये बेसिकली फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फाइंड करने का। ठीक है, तो सिंपल हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये था मैथमेटिकल फार्मूला। मैं स्टूडेंट्स को अक्सर रिकमेंड करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आप टेबल से करें, क्योंकि वैल्यू आपको मिल जाती है। जस्ट आपने D1 D2 D3 4 5 फाइंड करना होता है और उसके बाद आपको सारा जल्दी से आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद फार्मूला अगर टेबल से करना चाहें तो टेबल से भी आप कर सकते हैं। V0 इज इक्वल टू, तो सिंपल D1 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब देखें इसी फैक्टर्स को या इस फैक्टर को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ना, D5 इंटू 1 ओवर 1 प्लस KE की पावर 5। ठीक है, अब ये क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू का इंटरेस्ट फैक्टर फाइंड करने का फार्मूला है, उसको सिंपल D5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो बजाय इसके कि हम सारी कैलकुलेशंस करें और राउंडिंग का ज्यादा डिफरेंस आए, तो बेहतर है कि हम इसको टेबल से कर लें। तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर KE 1 ईयर्स प्लस D2 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर KE 2 ईयर्स प्लस D3 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर KE फॉर 3 ईयर्स प्लस D4 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर KE
4 years प्लस D5 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर KE 5 years का फैक्टर। इसी तरह से D6 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर KE 6 year प्लस उसके बाद क्या आ जाता था हमारा कांस्टेंट, तो D7 KE माइनस G मल्टीप्लाई बाई 6 ईयर का फैक्टर लगाना है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर KE फॉर 6 years। ठीक है। अब अक्सर बुक्स में आपने देखा होगा या मुख्तलिफ टीचर्स आपको पढ़ाते होंगे तो वो अलग अलग करते हैं, यानी कि बाज़ का क्या होता है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके इधर D6 वाले कैश फ्लो में ऐड कर देते हैं, इस तरह भी किया जा सकता है। या दूसरा तरीका ये है कि आप डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू अलग फाइंड कर लें और ये कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल की प्रेजेंट वैल्यू अलग फाइंड कर लें, फिर आपस में उन दोनों को सम कर लें, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब अमाउंट्स पुट करते हैं जी। तो V नॉट इज इक्वल टू D1 हमारे पास कितना था 2.3 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर KE 18% है हमारे पास 1 ईयर, तो D2 कितना है हमारे पास 2.6 प्लस इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 18% फॉर 2 ईयर्स प्लस D3 है हमारे पास 3.06 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 18% फॉर 3 ईयर्स प्लस D4 है, D4 की वैल्यू 3.37 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 18% 4 ईयर प्लस D5 है हमारे पास 3.71 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 18% और 5 प्लस D6 की वैल्यू थी हमारे पास 4.08 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 18% और 6 ईयर प्लस 7 ईयर्स के बाद जब आता है D7 की वैल्यू हमारे पास 4.28, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 18% है 0.8 और इधर ग्रोथ कितनी थी हमारे पास 5%, तो 0.05 मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 18% और 6 ईयर्स। ठीक है, ये आपने डाटा पुट कर लिया। उसके बाद हमने टेबल देखना है और सिंपल वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो V नॉट इज इक्वल टू 2.3। अब सिंपल आपने प्रेजेंट वैल्यू का इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल खोलना है, उसमें से 18% और 1 ईयर का फैक्टर देखना है, फिर 18% 2 ईयर, 18% 3 ईयर, 18% 4 ईयर्स और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। तो 2.38 इसका जो फैक्टर लेंगे वो है हमारे पास 0.847 प्लस D2 की वैल्यू है 2.66, तो इसका फैक्टर है 0.718। उसके बाद 3.06 D3 और इसका फैक्टर है 0.609। उसके बाद D4 है हमारे पास 3.37, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये फैक्टर आएगा 0.516 प्लस 3.71, तो इसका फैक्टर आएगा 0.437। उसके बाद 4.08 D6, तो D6 की वैल्यू आएगी 0.370 प्लस, उसके बाद कांस्टेंट आ जाएगा 4.28 डिवाइडेड बाई, तो ये 0.08 में से 0.05 को माइनस करेंगे तो ये 0.13 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फैक्टर से ये, तो ये फैक्टर आ जाएगा 0.370। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है, सिंपल। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे मैंने लिखा हुआ है 1.95 पहली वैल्यू आ जाएगी
उसके बाद 1.91, उसके बाद 1.86, उसके बाद 1.74, उसके बाद 1.62, उसके बाद 1.51, ठीक है। और इसको जब हमने कैलकुलेशन करनी है तो 4.28 को 0.3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 32.92 मल्टीप्लाई बाय 0.370। तो इनको ऐड करेंगे ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10.59 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12.18। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी 22.77 डॉलर। तो ये होगी आज उस स्टॉक की कीमत जो कि वेरिएबल ग्रोथ से हमने फाइंड किए हैं। तो 22.77 उसकी आज की वैल्यू हम प्लेस करेंगे। मैक्सिमम इससे ज़्यादा हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 5। एक थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन समझाने के लिए स्टूडेंट्स को थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो अपनी क्लास में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।